हेलो स्टूडेंट, मैं साजिद अंसारी आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद एसए में। आज की जो हमारी बुक का नाम है वो है एमपीएस 001 अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत एवं समस्याएं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, यानी प्राकृतिक अधिकारों का क्या सिद्धांत है। आइए देखते हैं। प्राकृतिक अधिकार, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, प्राकृतिक अधिकार यानी जो हमें प्रकृति ने दिए है, किसी राज्य या संस्था या सरकार ने नहीं दिए, जो हमें प्रकृति की देता है। प्राकृतिक अधिकार नाम से ही पता चला है ना, प्रकृति की देन है। आइए देखते हैं। प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो मनुष्य को प्रकृति या ईश्वर द्वारा दिए जाते हैं, जो प्रत्येक व्यक्तियों को उनके जन्म के साथ ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो मनुष्य को ईश्वर या प्रकृति द्वारा दिए जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को उनके जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं। प्राकृतिक अधिकार जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं और इन अधिकारों को किसी भी व्यक्ति या सरकार द्वारा नकारा नहीं जा सकता। और इन अधिकारों को सरकार या व्यक्ति द्वारा नकारा भी नहीं जा सकता। इन अधिकारों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध भी नहीं लगाया जा सकता है और इन अधिकारों पर किसी भी तरीके का प्रतिबंध भी नहीं लगाया जा सकता है। ये प्रकृति प्रदत्त अधिकार है जो प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन अधिकारों का जन्म राज्य ने नहीं किया बल्कि राज्य का जन्म इन अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ है। ठीक है, ये जो प्राकृतिक अधिकार है ये तो हमें प्राकृतिक अवस्था में ही प्राप्त हो गए थे। तो जब तो राज्य था भी नहीं, जब तो राज्य का जन्म भी नहीं होता था। राज्य का जन्म किस लिए हुआ है? इसलिए हुआ है ताकि हम जो हमारे जो अधिकार है उन अधिकारों की रक्षा कर सके। ठीक है, इन अधिकारों का जन्म राज्य ने नहीं किया बल्कि राज्य का जन्म इन अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ है, क्योंकि प्राकृतिक अधिकार तो हमें प्राकृतिक दशा में प्राप्त हुए थे जब राज्य का जन्म भी नहीं हुआ था। इसलिए इन अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य का सृजन यानी जन्म किया गया। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत 17वीं तथा 18वीं शताब्दी में अधिक प्रचलित हुआ था। प्राकृतिक अधिकार का जो सिद्धांत है वो 17वीं और 18वीं शताब्दी में अधिक प्रचलित हुआ था। सबसे ज़्यादा जो मशहूर हुआ था, फेमस हुआ था, वो 17वीं और 18वीं शताब्दी में हुआ था। सामाजिक अनुबंध के विचारकों ने ये मत प्रस्तुत किया है कि कुछ अधिकार राज्य की उत्पत्ति से पूर्व अर्थात प्राकृतिक अवस्था में विद्यमान थे। कहने का मतलब ये जो सामाजिक अनुबंध सिद्धांत है ना, उसकी जो उत्पत्ति है वो किसने की है? सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के जो विचारक थे वो कौन कौन थे? जॉन लॉक थे, थॉमस हॉब्स थे और रूसो थे। उनका क्या मानना था? उनका क्या मानना था? उनका ये मानना था कि राज्य से पूरे एक ऐसी अवस्था थी जिसे हम प्राकृतिक अवस्था का नाम देते हैं और जो हमारे जो अधिकार है उस प्राकृतिक अवस्था में ही थे, वो हमारे जो अधिकार विद्यमान थे। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत में सबसे बड़ी खूबी ये है कि यदि कोई वर्ग कानून व्यवस्था के भीतर अपने साथ अन्याय होते हुए देखता है तो वह प्राकृतिक अधिकारों का हवाला देकर उस अन्याय के विरुद्ध लोकमत तैयार कर सकता है। प्राकृतिक अधिकारों के विरुद्ध सबसे बड़ी पता है, प्राकृतिक अधिकारों की सबसे बड़ी खूबी ये है कि कोई वर्ग और व्यवस्था उसके साथ प्राकृतिक अधिकारों अन्याय होता है ना, उसके साथ प्राकृतिक अधिकारों के साथ उनके अधिकारों का हनन होता है, कोई अन्याय होता है, तो प्राकृतिक अधिकारों का हवाला देकर ना उस अन्याय को रोका जा सकता है, लोकमत तैयार की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत मुख्य रूप से 20वीं सदी के जो कानून है उन्हें चुनौती देता है। जो प्रकृति को जो 20वीं सदी के लोग वो क्या मानते हैं? प्रकृति को मात्र संसाधन के रूप में देखते हैं, वो सिर्फ संसाधन मानते हैं उन्हें, और वो मानते हैं कि इस पर उनका हक या वे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उन लोगों का 20वीं सदी के लोगों का जो है ना, उनका ये मानना है कि प्रकृति पे हमारा हक है और हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वो ये जो प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत है वो उन्हें चुनौती दे रहा है, उन कानूनों को चुनौती देता है। सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन, जो सामाजिक समझौता सिद्धांत था उसका जो प्रतिपादन किया था, किसने दिया था ये सामाजिक समझौते का सिद्धांत? वो थॉमस हॉब्स थे, रूसो थे, हॉब्स, लॉक और रूसो थे। ठीक है, और उसके सबसे बड़े समर्थक कहलाए थे ये, और उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों की बात की थी सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के अंदर। और उन्होंने मनुष्य के 3 प्राकृतिक अधिकार चिन्हित किए थे, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। ठीक है,
आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका जीवन का अधिकार। जीवन के अधिकार के बारे में बात करेंगे। जॉन लॉक के अनुसार मानव का सबसे बड़ा लक्ष्य अपने जीवन की सुरक्षा करना है। ठीक है, मानव का, किसी भी मानव का जो सबसे बड़े लक्ष्य होता है ना, वो अपने जीवन की रक्षा करना होता है। उसके लिए ना अपने जीवन की रक्षा करने के लिए उसे वो किसी भी प्रकार के तर्कसंगत व विवेकपूर्ण कार्य को करने का अधिकार उसे मिलना चाहिए। अपने जीवन की रक्षा करने के लिए उसे यह अधिकार मिलना चाहिए कि वो अपने जीवन की रक्षा कर सके, तर्कसंगत और विवेकपूर्ण कार्य करके। स्वतंत्रता का अधिकार, इसका सेकंड पॉइंट है स्वतंत्रता का अधिकार। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक नियमों द्वारा स्थापित नैतिक नियमों के अनुरूप आचरण करना ही स्वतंत्रता है। जॉन लॉक क्या कहते हैं कि प्राकृतिक नियमों द्वारा स्थापित नैतिक नियमों के अनुरूप आचरण करना ही स्वतंत्रता है। प्राकृतिक नियमों के अनुरूप आचरण करना ही स्वतंत्रता कहलाती है। व्यक्ति नैतिकता की सीमाओं में रहकर ही अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर सकता है। नैतिकता मतलब अन्य व्यक्ति का, अपनी स्वतंत्रता के चक्कर में हम दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को बंधित नहीं कर सकते, तो नैतिकता की सीमा में रहकर ही अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर सकता है। लॉक ने प्राकृतिक नियमों के अस्तित्व का प्रतिपादन करके होब्स के उन विचारों का खंडन किया है जिसमें प्राकृतिक अवस्था पूर्ण रूप से अवस्था तथा अजारकता की व्यवस्था थी। ठीक है, लॉक ने क्या कहा है, प्राकृतिक नियमों के अस्तित्व का प्रतिपादन करके होब्स के उन विचारों का खंडन किया जिसमें प्राकृतिक अवस्था पूर्ण रूप से अवस्था व अजारकता की व्यवस्था थी। होब्स क्या कहते हैं, प्राकृतिक अवस्था की बात करते हैं, वो होब्स भी, थॉमस होब्स, लॉक और रूसो तीनों प्राकृतिक अवस्था की बात करते हैं, परंतु उनके अनुसार ना, तीनों के अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था थी वो अलग अलग थी। ठीक है, लॉक के अनुसार क्या थी, लोक क्या मानते हैं कि प्राकृतिक अवस्था पूर्ण रूप से अजारकता की व्यवस्था थी। तो हॉब्स उनके विचारों का खंडन करते हैं पूरी तरीके से। संपत्ति का अधिकार, लोक ने अपने ग्रंथ ट्रीटाइज, लोक ने अपना एक ग्रंथ लिखा था ट्रीटाइज में इस बात का संवैधानिक बल दिया था कि राज्य के निर्माण का मुख्य उद्देश्य ही नागरिकों के जीवन और उनकी स्वतंत्रता और संपत्ति में उन प्राकृतिक अधिकारों को सुरक्षित करना है। उन्होंने क्या बोला था, लोग ने अपने ट्रीटाइज जो उनका ग्रंथ था उसमें उन्होंने ये बात बोली थी कि राज्य का जो निर्माण किया गया उसका जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो नागरिकों का जीवन और उनकी स्वतंत्रता और संपत्ति तथा उन प्राकृतिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए ही किया गया है, जिनका उपयोग वे प्राकृतिक अवस्था में करते हैं। ना, उन सारे अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए ही राज्य का निर्माण किया गया है। प्राकृतिक अवस्था, लोक का संपत्ति का अधिकार उसके प्राकृतिक अधिकारों में जीवन तथा स्वतंत्रता के बाद में आता है। उसके लोक का जो संपत्ति का जो अधिकार है ना, वो कब आता है, प्राकृतिक जीवन और स्वतंत्रता के बाद में आता है, परंतु उसने इसे सबसे महत्वपूर्ण अधिकार बताया। परंतु संपत्ति के अधिकार को उसने सबसे महत्वपूर्ण अधिकार बताया। उसके अनुसार क्या, स्वतंत्रता और प्राकृतिक अधिकारों के बाद आता है ये संपत्ति का अधिकार, परंतु उसने सबसे महत्वपूर्ण अधिकार बताया। लोक का विचार था कि प्राकृतिक अवस्था में भी संपत्ति का अधिकार सुरक्षित था तथा क्रियान्वित होता था। उस युग में संपत्ति इस अर्थ में समझी जाती थी कि प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति से अपना जीवन निर्वाह की सामग्री प्राप्त करता है। ठीक है, उस समय क्या मानते थे कि समझी जाती थी कि प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति से ही अपना जीवन जीने की सामग्री प्राप्त करता है। निर्वाह मतलब जीने के लिए। लोक के विचार से संपत्ति का अधिकार, लोग जो कहते हैं संपत्ति के अधिकार को, वो क्या कहते हैं, लोक के विचार से संपत्ति का अधिकार राज्य की उत्पत्ति से पहले विद्यमान था। जो संपत्ति का जो अधिकार है ना, वो राज्य की उत्पत्ति से पहले था। जब राज्य का जन्म भी नहीं हुआ था, जब राज्य का सृजन भी नहीं हुआ था ना, तब से ये अधिकार था। राज्य ने संपत्ति का आविष्कार नहीं किया, बल्कि संपत्ति के संरक्षण के लिए राज्य का आविष्कार हुआ है। राज्य ने संपत्ति का संरक्षण नहीं किया, बल्कि राज्य का जो आविष्कार हुआ है वो संपत्ति के संरक्षण के लिए, संपत्ति की सुरक्षा के लिए राज्य का आविष्कार किया गया। इन अधिकारों की पूर्ति करने के लिए राज्य की स्थापना एक व्यास या धरोहर के रूप में की गई है।
इन अधिकारों की पूर्ति करने के लिए राज्य की स्थापना की गई है कि जिससे कि हमारे अधिकारों की जो रक्षा हो सके, पूर्ति हो सके, इसलिए उसकी धरोहर के लिए, उसके लिए ही हमें राज्य की व्यवस्था की गई है। राज्य केवल उन्हीं अणु विधियों और कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करता है जो प्राकृतिक अवस्था में थी। वह केवल सुरक्षा, व्यवस्था और न्याय के 3 कार्य कर सकता है। राज्य सिर्फ क्या कर सकता है? कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करता है, और वह प्राकृतिक अवस्था में थी उन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करता है, और वह केवल सुरक्षा, सुव्यवस्था और न्याय के 3 कार्य कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। लोक का तात्पर्य यह है ताकि नागरिक समाज में व्यक्ति को आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने का पूरा अधिकार है। लोक का क्या कहना था कि नागरिक समाज में व्यक्ति को आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने का पूरा अधिकार है। लोक के अनुसार मनुष्य को अपने शरीर पर स्वामित्व प्राप्त है, अपने शरीर का खुद स्वामी होता है वो। लोग ये कहते हैं कि मनुष्य जो अपने शरीर का जो होता है ना, वो खुद स्वामी होता है, उस पर किसी और का हक नहीं होता। अतः अपने शरीर या अपने हाथों से वो काम करता है, उसके साथ उसका अपना नाम जुड़ जाता है। अपने शरीर, हाथ पैर से जो भी वो काम करता है ना, उसके साथ उसका नाम जुड़ जाता है कि ये उसने किया, क्योंकि वो अपने हाथ से कर रहा है, अपने शरीर के अंग से कर रहा है वो। तो प्राकृतिक संसाधनों के साथ अपना श्रम मिलाने से वे जो कुछ अर्जित करता है, तो अपने हाथ पैर और अपने शरीर का इस्तेमाल करके वो प्राकृतिक संसाधनों के साथ जो श्रम करता है, तो वो उसका कहने का मतलब फिर ये हो जाता है कि वो उसने खुद ने अर्जित किया है, खुद ने कमाई है वो चीज़, खुद ने पैदा की है वो चीज़। अगर जो हम कोई प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं पर अपने हाथ पैर से कर रहे हैं, तो वो उस पर हमारा अधिकार हो जाता है। इस तरह की वस्तुओं के अधिकार में लेने के लिए किसी तरह की सहमति की आवश्यकता नहीं होती। इस तरह की वस्तुओं को अधिकार में लेने के लिए किसी तरह की किसी से सहमति लेनी पड़े, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।